यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति और आज हमने जो NHM CHO की मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो इसके पहले 12 सीरीज़ ऑलरेडी अपडेट कर दी गई थी चैनल पर। देन आफ्टर जो MP CHO का सिलेबस है और जो अदर स्टेट का CHO सिलेबस है वो उसको मिक्स करके यहाँ पर टॉपिक वाइज सीरीज़ है जो लाई जा रही हैं। तो पर सीरीज़ 50 MCQs रहेंगे। तो क्लास में एंड तक ज़रूर बने रहें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी वीडियोस अपलोड हों स्पेशली आपकी क्लासेस और जो जॉब से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन कोई भी क्लासेस आपकी मिस ना हो पाए। सेकेंड थिंग, हमारी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पर अपडेट कर दी गई है, तो प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए, जहाँ से आपको आपके अलग अलग स्टेट वाइज पेपर सीरीज़ हैं जो सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है सेकंड नंबर की है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो 50 MCQs होंगे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के होंगे, पीडियाट्रिक के होंगे, जिसमें आपके 50+ से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो कवर होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनिक स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जिसको पीडिया के नाम से भी जानते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर इंक्लूडेड है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशन इंक्लूडेड है वो है ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा। देखिए यहाँ पर 4 चीज़ इंक्लूड होती हैं, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनिक स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, जो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट का पार्ट नहीं है। टेरेटो का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर जनरली जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो असाइनोटिक और दूसरा होता है साइनोटिक। तो यहाँ पर जो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट है किस टाइप का है, साइनोटिक। जो कंजेनाइटल डिफेक्ट है किस टाइप का है, साइनोटिक। और साइनोटिक में सेंट रहेंगे, लेफ्ट टू राइट सेंट कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा और आउटफ्लो होगा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो साइनोटिक में क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट होगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर 2 टाइप का होता है, यही आपको मैंने याद रखना है, असाइनोटिक और साइनोटिक। असाइनोटिक में आएगा VSD, PDA, ASD, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड अओर्टिक स्टेनोसिस इन कोअरेक्शन ऑफ द अओर्टा। जो साइनोटिक है इसमें टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट याद रखेंगे तो यहाँ पर सीधे 4 चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। फिर यहाँ पर ट्रंकस आर्टरियोसिस, टोटल एनामलीज, पल्मोनरी वीनस रिटर्न, TAPBR फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है आपको, एप्स्टीन एनोमली। तो इस सभी क्या है, साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट हैं। नेक्स्ट इज इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। तो जो स्टेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो इसमें इन्फेंसी पीरियड है जो कब तक का माना जाता है, बर्थ टू 4 वीक्स, बर्थ टू 1 ईयर, 4 वीक्स टू 1 ईयर या फिर 1 to 3 ईयर। तो यहाँ पर इन्फेंसी पीरियड पूछा है, तो इन्फेंसी पीरियड होता है 4 वीक्स टू 1 ईयर तक। कब तक, 4 वीक्स टू 1 ईयर। यहाँ पर अब ये देखिए पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बेसिक चार्ट दिया हुआ है स्पेशली एज को लेके। तो यदि न्यूबॉर्न और न्यूनेट पूछते हैं तो न्यूनेटल पीरियड होता है 0 to 28 डेज तक। फिर आता है इन्फेंसी, तो इन्फेंसी होता है 1 मंथ टू 4 ईयर, 4 वीक्स टू 1 ईयर तक या फिर 12 मंथ तक। 1 ईयर टू 3 ईयर किस में आएंगे, टोडलर्स में। 3 to 6 ईयर्स आएंगे प्री स्कूलर में। 6 to 12 ईयर्स आएंगे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। और जो 12 to 18 होंगे वो किस में होंगे, एडोलेसेंट एज ग्रुप में। देन आफ्टर 18th के बाद क्या कंसीडर किया जाता है, एडल्टहुड। तो यहाँ पर 0 से 28 दिन तक के क्या हैं बच्चे, न्यूनेट है, न्यूबॉर्न है। 1 मंथ से 1 साल तक के इन्फेंट हैं। 1 साल से 3 साल तक की एज ग्रुप के टोडलर हैं। 3 to 6 ईयर्स के प्री स्कूलर हैं, जो कि प्री स्कूलर का मतलब होता है जो बच्चे LKG UKG इनमें पढ़ते हैं। फिर जो 6 to 12 ईयर में आते हैं तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कहलाएंगे, और 12 to 18 में एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे कहलाएंगे। नेक्स्ट इज द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज हेड टू फुट इज कॉल्ड। डेवलपमेंट का हमने ट्रेंड पढ़ा है, तो कौन सा ट्रेंड है जिसमें जो डेवलपमेंट है कहाँ से होगा, हेड से फुट की तरफ, अपर पार्ट टू लोअर पार्ट होगा। ऑप्शन में मास टू स्पेसिफिक, प्रॉक्सिमो डिस्टल या फिर सिफेलो
का जो ट्रेंड है हेड टू फुट रहेगा, वो क्या कहलाएगा? हेड टू फुट होगा, क्या होगा? सेफेलोकॉइडल। यदि आपको इस तरीके से याद नहीं होता तो हेड का मतलब क्या होगा? सेफेलिक। जो हम प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं उससे आपको इजीली याद रहेगा हेड का मतलब क्या है? सेफेलिक। तो यहाँ पर हेड टू फुट पूछते हैं तो सेफेलोकॉइडल। ये देखिए प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉइडल। सेफेलोकॉइडल में क्या होगा? हेड डाउन टू द टेल, दैट मीन्स अपर पार्ट टू लोअर पार्ट। प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो डेवलपमेंट होगा वो किस तरीके से के होगा? मिड लाइन टू आउटर लाइन तक, मतलब कि बॉडी का जो सेंटर पार्ट है इससे कहाँ पर जो आउटवर्ड है, सेंट्रल पार्ट से आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जो एक्सट्रीमिटीज़ में डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन और प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। सेफेलोकॉइडल हेड टू टेल और हेड टू टोए होगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल कैसा होगा? फ्रॉम सेंटर और मिड लाइन टू पेरिफेरी डायरेक्शन, मतलब सेंटर पार्ट से एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है किस डिसीज़ का है जो मेन फीचर है? ऑप्शन में है यहाँ पर इम्परफोरेट एनस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया या फिर अपेंडिसाइटिस। तो जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो वो पाइलोरिक स्टेनोसिस का, जिसमें नॉन विलियस वॉमिटिंग है जो होगी कैसी होगी? फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी, सडनली और फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी। तो क्या है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, और जनरली पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 ईयर। यदि किसी बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो पल्स रेट क्या होगी? 60 से 100 पर मिनट, 76 to 120 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 80 to 130 पर मिनट। तो यहाँ पर 1 to 2 ईयर के बच्चे की पल्स रेट है जो पूछी है तो कितनी होगी? 80 to 130 पर मिनट। यहाँ पर ये देखिए नॉर्मल पल्स रेट बेस्ड अपॉन द एज ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि 1 से 2 साल की पूछे, हो सकता है आपको 0 to 3 मंथ पूछ लें या फिर इन्फेंसी की पूछ लें। तो जनरली जो पल्स रेट रहेगी न्यूबॉर्न बेबी की, जब एज कितनी हो? 0 to 3 मंथ हो, तब पल्स रेट होगी 100 to 150 बीट पर मिनट। इन्फेंसी 3 to 6 मंथ एज है यदि तो 90 to 120 बीट पर मिनट। इन्फेंसी में ही 6 से 12 महीने एज है तो 100 से 160 बीट पर मिनट। चिल्ड्रन से यदि 1 से 10 साल तक के तो 70 से 130 बीट पर मिनट। यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, यदि ऑप्शन में 70 से 130 होता तब आप मार्क कर सकते थे, यहाँ पर 80 से 130 था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को मार्क किया गया है। चिल्ड्रन ओवर एज 10 एंड एडल्ट, यदि बच्चे की एज 10 साल और ज़्यादा है, एडल्ट हैं, तो 60 से 100 बीट पर मिनट तक है जो क्या होगी? नॉर्मल पल्स रेट मानी जाएगी। नेक्स्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी इज। तो प्रीटर्म बेबी है यदि जिनका डिलीवरी है जो बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन के पहले डिलीवर हो गए हैं, तो उन बेबीज़ में यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो क्या साइन देखने को मिलेगा? बैरल चेस्ट, नेजल फ्लेयरिंग, ब्रेडिकार्डिया, ग्रंटिंग एंड चेस्ट इंड्रॉइंग। प्रीटर्म बेबीज़ का मतलब ऐसे बेबी जो बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के जेस्टेशनल वीक के डिलीवर हो गए हों, और यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का साइन पूछा है तो क्या है? नेजल फ्लेयरिंग। बैरल चेस्ट जनरली COPD के पेशेंट में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर प्रीटर्म बेबीज़ में जो साइन देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का वो क्या है? नेजल फ्लेयरिंग, जिसमें टैकिपनिया भी होगा, नेजल फ्लेयरिंग होगा, चेस्ट रिट्रैक्शन होगा, ग्रंटिंग भी होगा। लेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन स्पेशली प्रीटर्म बेबीज़ में वो क्या होंगे? ग्रंटिंग होगा, चेस्ट रिट्रैक्शन होगा, नेजल फ्लेयरिंग होगा, टैकिपनिया होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? नेजल फ्लेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ऑफ अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर पीडियाट्रिक के जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, स्पेशली स्टेट लेवल और CHO एग्जाम में। तो यहाँ पर यदि आप 2 साल के बच्चे का ईयर एग्जामिनेशन करते हैं, द पिन्ना नीड्स टू होल्ड इन विच डायरेक्शन। तो पिन्ना आप है जो किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे? 2 साल का बच्चा है, ऑप्शन में अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, स्ट्रेटली बैक या फिर पुल इट डाउनवर्ड। तो यदि आप 2 साल के बच्चे का ईयर एग्जामिनेशन करते हैं और आपको पूछा जाता है कि आप पिन्ना किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे, तब करेंगे आप डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। यहाँ पर ये देखिए 2 सिचुएशन आपको याद रखना है।
यदि 3 साल से कम एज के बच्चे के लिए पूछते हैं तो पिन्ना आपको किस डायरेक्शन में पुल करना है, खींचना है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। पहले नीचे की तरफ, देन आफ्टर पीछे की तरफ। यदि 3 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के लिए पूछते हैं तो अपवर्ड एंड डाउन बैकवर्ड। बिलो 3 ईयर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, अबव 3 ईयर अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट इज अ 2-year-old चाइल्ड। और यदि आपको ओनली क्वेश्चन आता है कि यदि हमें बच्चे का ईयर एग्जामिनेशन करना है तो पिन्ना को आप किस तरीके से पुल करेंगे, तब आपको कहना है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। यदि एज स्पेसिफिक 10 ईयर कह देते हैं आपको, तब आपको कहना है अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट इज अ 2-year-old child was brought to the OPD by his grandparents with complaints of not eating anything. On examination, her weight is 11.5 kg and height is 75 percentile. What is the management? तो यहाँ पर OPD में एक बच्चे को उसके ग्रैंड पेरेंट्स लेके आए हैं और कह रहे हैं कि उसका जो वेट है वो 11.5 kg है। बच्चे की एज क्या है, 2 साल है, हाइट 75 परसेंटाइल है। तो मैनेजमेंट क्या होगा? ऑप्शन में एडवाइस मल्टीविटामिन टॉनिक, फोर्स टू ईट, इन्वेस्टिगेट फॉर UTI, आस्क पेरेंट्स टू स्टॉप वरिंग। तो यहाँ पर हाइट 75 परसेंटाइल है, वेट 11.5 परसेंटाइल हाइट है और वेट 11.5 kg। दैट मीन्स बच्चे का क्या है, नॉर्मल हाइट एंड वेट है जो ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को कहना है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो हाइट यहाँ पे बताई है 2 साल के बच्चे की वो कितनी होती है, 75 परसेंटाइल यहाँ पे बताई है। वेट 11.5 kg है। इनकेस नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 kg भी रहा होगा तो बर्थ वेट डबल कब हो जाता है, 5 to 6 मंथ में। ट्रिपल हो जाएगा कब, 1 ईयर में। 2 साल का बच्चा है तो कितना है यहाँ पर 11.5 kg। तो बर्थ वेट भी क्या है, बर्थ वेट से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो वेट भी नॉर्मल है और हाइट भी नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अ 1-year-old चाइल्ड कैन परफॉर्म। तो 1 साल का बच्चा है जो क्या कर सकता है। ऑप्शन में है सिट्स डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन, ड्रिंक्स फ्रॉम कप, स्पीक्स 1 or 2 वर्ड्स विथ मीनिंग, रिंग्स वेल पर्पसफुली। तो यहाँ पर 1 साल का बच्चा है, क्या कर सकता है, तो वो कर पाएगा 1 या 2 शब्द है जो बोल पाएगा। ना तो वो पर्पसफुली वेल बजाएगा आपके गेट की, ना उससे कप से पानी पीते बनेगा, ना ही वो स्टैंडिंग पोजीशन से सिट हो पाएगा। तो ये सबसे अच्छा क्या कर पाएगा, क्योंकि बच्चे 1 ईयर तक डाडा, पापा, मामा ये सब चीज़ें हैं जो प्रॉपरली बोल पाते हैं। तो क्या होगा आंसर, सी, स्पीक्स 1 or 2 वर्ड्स विथ मीनिंग। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्री नेटल डायग्नोसिस इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो सभी केस में प्री नेटल डायग्नोसिस पॉसिबल है बट किसी एक को छोड़कर। दैट मीन्स एंटीनेटल चेकअप में आप इन चीज़ों को पता कर सकते हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सिकल सेल ट्रेट, वीटा थैलेसीमिया, एक्टोडर्मल डिस्प्लासिया या फिर डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आप सब कुछ पता कर पाएंगे बट जो एक्टोडर्मल डिस्प्लासिया है फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। बाकी ये सभी चीज़ें आपकी सिकल सेल ट्रेट, बीटा थैलेसीमिया और डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो डायग्नोस हो जाएगी। नेक्स्ट इज a 7-year-old boy with reduced height and weight for age for past 1 year is likely to have which one of the following condition। तो एक 7 साल का बच्चा है जिसकी हाइट और वेट दोनों है जो पिछले 1 साल से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसको कौन सी कंडीशन है, माल न्यूट्रिशन, लिम्फोमा, क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर मीजल्स। तो जो यदि बच्चे का वेट और हाइट दोनों क्या हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, कम हो रही है, बच्चे की ये 7 साल है, दैट मीन्स उसको क्या है, कोई लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है। क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन है जो 1 साल तक आपकी हाइट वेट को नहीं घटाएगा एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक इन्फेक्शन के। यदि आपको लॉन्ग टर्म से इन्फेक्शन है तो आपको ना तो आपकी हाइट प्रॉपर बढ़ेगी और ना ही वेट है जो गेन होगा। तो क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कैन बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट एक्सेप्ट। तो IUGR है, इन सभी से हो सकता है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में निकोटिन, एल्कोहल, प्रोप्रानॉल, फिनोथियाजिन। तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और रिटार्डेशन सभी से हो सकता है किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, फिनोथियाजिन। फिनोथियाजिन है जो यहाँ पर एक इंट्रायूट्राइन का कॉज नहीं होगी। बाकी प्रोप्रानॉल, निकोटिन, एल्कोहल ये सभी क्या हैं, कॉज कर सकती हैं IUGR। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड डिसऑर्डर इम्प्रूव्स विथ इंक्रीज इन एज।
तो कौन सा चाइल्डहुड डिसऑर्डर है जो एज के साथ क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है? कंडक्टिव डिसऑर्डर, इमोशनल प्रॉब्लम्स, टेम्पर टेंट्रम या फिर स्लीप डिसऑर्डर्स। तो चाइल्डहुड डिसऑर्डर का बचपन का जो एक प्रॉब्लम है जो है टेम्पर टेंट्रम। बच्चे जो गुस्सा दिखाते हैं हर छोटी बात पर, वो क्या होने लगते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनके टेम्पर टेंट्रम नखरे दिखाना बंद होते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा चाइल्डहुड डिसऑर्डर एज के साथ इम्प्रूव होगा, तो होगा टेम्पर टेंट्रम। नेक्स्ट वन इज विच ईयर 2 कार्पल पॉन्स आर रेडियोलॉजिकली सीन इन द रिस्ट एक्सरे ऑफ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। 2 कार्पल बॉन्स हैं किस एज में, यदि आप रिस्ट एक्सरे करते हैं तो देखने को मिलेंगी। आफ्टर दैट ये फ्यूज़ हो जाती हैं, बट यहाँ पर 2 साल की एज है बच्चे की, रिस्ट एक्सरे में देखने को मिल रही हैं, तो किस एज में देखने को मिलेंगी? ऑप्शन में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि रिस्ट एक्सरे में 2 कार्पल बॉन्ड्स देखने को मिलती हैं, तो वो कब होगा? 1 साल की एज में। आफ्टर दैट क्या हो जाती हैं? फ्यूज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट इज द एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फीजिबल एक्सेप्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एंटीनेटल डायग्नोसिस से आप सभी डिसीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में हंटिंगटन्स कोरिया, डाउन सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड एन्सेफेली। तो फीजिबल है, दैट मीन्स आप इनको डायग्नोस कर पाएंगे, बट किसी एक को छोड़कर, तो होगा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एनसेफेली, डाउन सिंड्रोम, हंटिंगटन्स कोरिया, ये सभी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी, बट जो फाइंड आउट नहीं होगा वो होगा इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आफ्टर जब बेबी डिलीवर हो जाएगा उसके बाद ही फाइंड आउट हो पाएगा, बट एंटीनेटल डायग्नोसिस में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साइन पूछे हैं। ऑप्शन में टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर एंड बियर्ड, प्यूबिक हेयर, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, एक्सिलरी हेयर एंड बियर्ड। लास्ट ऑप्शन है एक्सिलरी हेयर, बियर्ड, प्यूबिक हेयर, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं किसमें, मेल चाइल्ड में, तो वो फर्स्ट होगा टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, देन प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर एंड आफ्टर दैट बियर्ड। आप लास्ट में क्या आएगा, दाढ़ी का आना। एक्सिलरी हेयर किस में आएंगे, थर्ड पे, प्यूबिक हेयर फर्स्ट क्या होगा, टेस्टिकुलर डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ इनकरेक्ट अबाउट थम सकिंग। तो जो बच्चे अंगूठा चूसते हैं, थम सक करते हैं, उनको लेके इनकरेक्ट पॉइंट क्या है? ऑप्शन में कैन लीड टू माल एक्यूलिजन, इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, इज अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, मस्ट बी ट्रीटेड विगरसली इन द फर्स्ट ईयर। तो माल एक्यूलिजन का मतलब है फर्स्ट ऑप्शन में, दांत हैं वो कैसे आएंगे, टेढ़े मेढ़े आएंगे, प्रॉपर वे में नहीं आएंगे। बच्चों में क्या है, जब वो बहुत खुश होंगे या फिर उदास होंगे तब भी वो अंगूठा चूसेंगे, थम्स अप करते हैं। इनसिक्योरिटी का भी साइन है कि उनको पेरेंट्स से या फिर जिसके साथ वो जाना चाहते ना मिलने जाने तब भी करेंगे, बट उनको हमें मार पीट के आदत उनकी नहीं छुड़वानी, स्पेशली 1 ईयर में, फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी। यहाँ पर कहा इनकरेक्ट, क्या होगा, मस्ट बी ट्रीटेड विगरसली इन द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट इज हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट बाय विच मंथ। बच्चों में हेड कंट्रोल किस मंथ से स्टार्ट हो जाता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ से। तो बच्चों में हेड कंट्रोल कब स्टार्ट हो जाता है, 3 मंथ्स की एज से। नेक्स्ट इज IQ बिटवीन 50 to 70 इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। यदि IQ लेवल 50 से 70 हो तो ये किस क्लासिफिकेशन को है जो रिप्रेजेंट करेगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट, सीवियर रिटार्डेशन या फिर प्रोफाउंड रिटार्डेशन। तो जो IQ लेवल है, इंटेलिजेंस क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर्स में। तो जब यदि IQ लेवल 50 से 70 के बीच में हो तब ये क्या सिचुएशन है, तो ये माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। और इस टाइप के पेशेंट को आप होम ट्रीटमेंट के थ्रू भी है जो ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर ये देखिए IQ स्कोर के अकॉर्डिंग मेंटल रिटार्डेशन माइल्ड कंसीडर की जाती है जब IQ स्कोर 55 to 70 हो, मॉडरेट 40 से 54 तक, सीवियर आएगी 25 to 39 तक, और जब जो IQ लेवल है बिलो 25 आ जाता है, जब इसको क्या कंसीडर करते हैं, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। सीवियर और प्रोफाउंड के केसेस में पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज्ड है जो करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इन अ चाइल्ड विथ मेनिंजाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय
पेन और रेसिस्टेंस ऑन एक्सटेंडिंग द लेग एट द नी व्हेन द चाइल्ड इज लाइंग सुपाइन। तो कौन सा साइन है बच्चे को मेनिंजाइटिस की सिचुएशन है, जब बच्चे का जो हम लेग है क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं नी की तरफ, तो उसको पेन हो रहा है। तो ये क्या है, कर्निंग्स, मैकपेन, ब्रुजिंस्की या फिर चॉबस्टिक साइन। तो यहाँ पर कर्निंग और ब्रुजिंस्की इन दो साइन में से आपको बताना है, क्योंकि डायरेक्ट बताया हुआ है कि मेनिंजाइटिस है। तो कौन सा साइन है, तो वो है कर्निंग साइन। चॉबस्टिक साइन देखने को मिलता है टिटेनी में। किसमें, टिटेनी में। टिटेनी किसके कारण होगा, कैल्शियम की कमी के कारण। चॉबस्टिक साइन देखने को मिलेगा किसमें, टिटेनी में। और जो यहाँ पर साइन पूछा है वो क्या है, कर्निंग साइन। ब्रुजिंस्की और कर्निंग साइन दोनों गोल्डन साइन है किसके, मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी। कौन सी मेडिसिन है यदि कार्डियक सर्जरी होनी है उसके एक हफ्ते पहले ही उसको विथहेल्ड है, जो स्टॉप कर दिया जाता है। रेमिप्रिल, फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलॉल या फिर क्लोपिड्रोग्रेल। तो जो मेडिसिन यदि कोई हार्ट सर्जरी होनी है, कार्डियक सर्जरी होनी है, एक हफ्ते पहले स्टॉप करेंगे, वो क्या होगी, क्लोपिडोग्रेल। ये क्या है, एंटी प्लेटलेट एजेंट है और पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए इसको विथहेल्ड किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा। ये चीज़ याद रखना है। क्लोपिडोग्रेल क्या है, एक एंटी प्लेटलेट एजेंट है, इसको विथहेल्ड और स्टॉप क्यों किया जाना है, ताकि ये पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज जॉन्स क्राइटेरिया गाइड्स इन द डायग्नोसिस ऑफ। जॉन्स क्राइटेरिया किसको डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रियोमेटिक फीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। जॉन्स क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है रियोमेटिक फीवर को डायग्नोस करने के लिए। इनके अकॉर्डिंग दो क्राइटेरिया होते हैं जॉन्स के अकॉर्डिंग, मेजर और दूसरा होता है माइनर। तो जो मेजर क्राइटेरिया होता है, दो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किसको डायग्नोस करने के लिए, रियोमेटिक फीवर को। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जॉन्स क्राइटेरिया साइन दे देंगे मेजर क्राइटेरिया के, वो है क्या है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, एरिथेमा मार्जिनेटम, स्टेनम कोरिया, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। तो क्या है, मेजर क्राइटेरिया, मेजर साइन है। माइनर क्राइटेरिया कंसीडर किया जाएगा जब अर्थ्रैल्जिया, फीवर, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और एलिवेटेड इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, जो ESR और CRP ये कैसे हो, एलिवेट हों। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं जो कि क्या होंगे, एलिवेट होंगे। तो ये माइनर में आएगा और मेजर में आएगा। हो सकता है आपको माइनर दे के एक्सेप्ट करके मेजर पूछ लें या फिर मेजर दे के माइनर पूछ लें। तो जॉन्स क्राइटेरिया किसको डायग्नोस करने में होगा, रूमेटिक फीवर में। इसके मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया की साइन आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वारफ्रिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विथ। कॉमेडिन किसका नाम है, वारफ्रिन का ही ब्रांड नेम है। वारफ्रिन टॉक्सिसिटी को हम किससे ट्रीट करेंगे, प्रोटामाइन सल्फेट से, एसिटाइल सिस्टीन से, हेपेरिन से या फिर फाइटोनाडियोन और विटामिन के से। तो वारफ्रिन टॉक्सिसिटी को ट्रीट करेंगे हम फाइटोनाडियोन और विटामिन के से। यदि वारफ्रिन ओवरडोज हो जाती है तो हम किससे ट्रीट करेंगे, फाइटोनाडियोन से। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लैरेंजियल कैंसर इज। तो लैरेंजियल कैंसर का फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली सिम्टम क्या है, डिस्फेजिया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर न्यूमोथोरैक्स। लैरेंजियल कैंसर का जो अर्ली साइन है वो क्या है, वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, घोड़े जैसी आवाज़ रहना। परसिस्टेंट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस दैट इज लास्टिंग मोर देन 2 वीक्स। ऐसा नहीं कि आपकी आवाज़ 2-3 दिन के लिए बदल जाए और आप कहें कि आपको लैरेंजियल और लैरिंग्स कैंसर हो गया है। यदि जब यही वॉइस कंटिन्यूस 2 या 2 से ज़्यादा वीक तक रहती है तब आप इसको चेक करवाएंगे, तो ये वार्निंग साइन माना जाता है किसके लिए, लैरेंजियल कैंसर के लिए। नेक्स्ट इज एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर एन एक्यूट एस्थमेटिक अटैक इज। तो एस्थमेटिक अटैक के लिए एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होगा, एड्रेनालिन 1/100, एड्रेनालिन 1/1000, बीटामेथासोन या फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो एक्यूट एस्थमेटिक अटैक का इमरजेंसी ट्रीटमेंट पूछा है तो क्या, एड्रेनालिन 1/1000। नेक्स्ट इज एक्यूट हेमरेज फ्रॉम द नेजल कैविटी इज टर्म्ड एज। तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज है और नेजल कैविटी क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, एपिस्टेक्सिस, हेमेटेमेसिस, हेमोप्टाइसिस या फिर राइनोरिया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा,
वो होगा ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, क्या कहा जाता है, एपिस्टेक्सिस। नेक्स्ट इज डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो यदि डिगॉक्सिन डिजिटैलिस ओवरडोज होता है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो इम्बैलेंस होगा, बैलेंस बिगड़ेगा, हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपोनेट्रेमिया। तो यदि डिगॉक्सिन टॉक्सिटी होती है तो किसका लेवल डिस्टर्ब होगा, तो होगा हाइपरकैलेमिया का। किसका होगा, हाइपरकैलेमिया का। और यहाँ पर हाइपरकैलेमिया का मतलब क्या है, हाई पोटेशियम। क्या है यहाँ पर, हाई पोटेशियम। नेक्स्ट इज यहाँ पर डिगॉक्सिन टॉक्सिटी कॉज हाइपरकैलेमिया। द सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप नॉर्मली कॉज सोडियम टू लीव सेल्स एंड पोटेशियम टू एंटर द सेल्स, ब्लॉकिंग दिस मैकेनिज्म। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम जो एटीपीज पंप है उसको नॉर्मली सोडियम सेल्स तक ले जाएंगे, पोटेशियम को, बट यहाँ पर क्या करेंगे, मैकेनिज्म ब्लॉक हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या है, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट इज द रीजन वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी इज। किसी भी सर्जरी के पहले डॉक्टर्स आपका नेल पॉलिश, मेकअप है जो सभी चीज़ें रिमूव करने के लिए कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं, सर्जरी बिफोर ईजियर, सर्जरी बिकम ईजियर, सर्जरी बिकम मोर सक्सेसफुल, साइनोसिस इज चेक्ड, या फिर नन ऑफ दी अबव। लिपस्टिक और नॉल पॉलिश क्यों रिमूव करवाया जाता है किसी भी सर्जरी के पहले, ताकि साइनोसिस को हम चेक कर सकें। नेक्स्ट इज टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग। तो टोनोमेट्री और टोनोमीटर से हम क्या मेजर करेंगे, बीपी इन चिल्ड्रन, बीपी इन एल्डरली, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर या फिर फूड प्रेशर। तो टोनोमेट्री जो एक इंस्ट्रूमेंट है किसको यूज़ करने के लिए होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के लिए। नॉर्मल रेंज होती है 10 से 21 mm ऑफ Hg, बट यदि यही 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है तब क्या कहते हैं हम, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है वो क्या होता है, टोनोमीटर और टोनोमेट्री। नेक्स्ट इज जीरोप्थेल्मिया रिफर्स टू। जीरोप्थेल्मिया का मतलब क्या है, ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, ड्राई माउथ, येलोइश प्लग दैट अकर्स मोस्ट कॉमनली नियर द इनर कैंथस ऑफ द आईलिड्स, या फिर फैटी स्किन। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा जीरोप्थेल्मिया के लिए वो क्या है, वो ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा। और जो ज़ेंथेलिस्मिया है इसका मतलब होगा येलोइश प्लग दैट अकर्स मोस्ट कॉमनली इनर कैंथस ऑफ द आईलिड्स। यहाँ पर दो टर्म याद रखना है, जेनथेलास्मा पूछते हैं तो ऑप्शन सी आएगा सही, जीरोप्थेल्मिया पूछते हैं तो ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा। नेक्स्ट इज सेंसेशनल लॉस दैट अकर्स फर्स्ट इन लेप्रोसी। लेप्रोसी के पेशेंट में कौन सा सेंसेशन सबसे पहले लॉस्ट होगा, ऑप्शन में टच, पेन, प्रेशर या फिर टेम्परेचर। तो जो सेंसेशन लॉस होगा किसमें, लेप्रोसी के पेशेंट में सबसे पहले कौन सा सेंसेशन लॉस होगा, तो वो होगा यहाँ पर टेम्परेचर। फर्स्ट सेंसेशन दैट इज लॉस्ट इज टेम्परेचर, जिसमें आपको पेशेंट को यदि लेप्रोसी है तो हॉट और कोल्ड वेदर के बीच में आपको उतना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। देन आफ्टर सेंसेशन लॉस्ट होगा लाइट टच, पेन एंड डीप लॉस होगा लेप्रोसी में, वो क्या है, टेम्परेचर। लेप्रोसी का दूसरा नाम क्या है, हैंसन्स डिसीज, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू कॉज होगी। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस ऑफ HIV एड्स इज मेड ऑफ। तो HIV के डायग्नोसिस में क्या चीज़ें आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, सडन वेट लॉस, डायरिया, परसिस्टेंट फीवर, या फिर CD4 T सेल्स काउंट लेस देन 200 सेल्स पर mm3। तो यदि एड्स का आप डायग्नोस करते हैं तो वेट लॉस भी होगा, डायरिया भी होगा, परसिस्टेंट फीवर, बार बार बुखार भी आएगा, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस माना जाएगा, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होगा कि CD4 T सेल्स काउंट का कितना होना, लेस देन 200 सेल्स से कम होना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एड्स में CD4 T सेल्स काउंट कितना हो जाता है, लेस देन 200 तक। नॉर्मली होता है, रेंज होती है 500 से 1500 तक, बट यदि यही जो टी सेल्स काउंट है कितना हो जाए, लेस देन 200 तक जाता है, ART ट्रीटमेंट में क्या माना जाता है, सबसे इफेक्टिव डायग्नोस है जो माना जाता है। ART किसके लिए यूज़ होता है, HIV एड्स को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज ओम्फिलाइटिस इज द इन्फेक्शन इन द न्यूबॉर्न चिल्ड्रन इज। तो ओम्फिलाइटिस एक इन्फेक्शन है जो कि न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा, कहाँ पर, फ्यूनिस, आई, ईयर या फिर फेरिंग्स में।
जो ओम्फिलाइटिस एक इन्फेक्शन है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में ही होगा, तो कहाँ पर होगा? फ्यूनिस। फ्यूनिस का दूसरा नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है? ओम्फिलाइटिस। और अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है? फ्यूनिस। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, तो नाइट्रोग्लिसरीन को एडमिनिस्टर करने का रूट कौन सा है? इनहेलेशन, IM, IV या फिर सबलिंगुअल। नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से एडमिनिस्टर की जाती है? तो ये सबको पता है। जो एंजाइना अटैक होता है, एंजाइनल पेन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए सबलिंगुअल रूट से क्या दिया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट इज द कंडीशन वेयर बैक्टीरिया सर्कुलेट एंड मल्टीप्लाई इन द ब्लड इज कॉल्ड, तो ऐसी कंडीशन जिसमें बैक्टीरिया आपके ब्लड में सर्कुलेट होगा और वहीं उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या कहलाएगा? सेप्टिसीमिया, बैक्टीरियमिया, पायमिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो बैक्टीरिया सर्कुलेट हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो क्या है? सेप्टिसीमिया। बैक्टीरियमिया का मतलब होता है रिलेट्स टू द प्रेजेंस ऑफ वायबल बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में ओनली बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना, बट यदि यही बैक्टीरिया सर्कुलेट होंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या है? सेप्टिसीमिया। पायमिया का मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग, पस का फॉर्मेशन होना। नेक्स्ट इज व्हेन द पेशेंट्स वॉमिट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट, तो यदि किसी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को प्रिवेंट करना, प्रिवेंट द एस्पिरेशन या फिर प्रिवेंट द रप्चर ऑफ टिश्यू। तो यदि वॉमिटिंग हो रहा है, जिस भी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कोलेरा हुआ है, तो जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना। सॉरी, यहाँ पर वॉमिटिंग को पूछा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी एस्पिरेशन। यदि यही चीज़ डायरिया के पेशेंट में पूछते तब होती है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना। बट यदि वॉमिटिंग पूछा है, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना, कि आप जो वॉमिट कंटेंट है वो आप एस्पिरेट ना कर पाएँ। नेक्स्ट इज व्हाट टेस्ट दैट इज़ परफॉर्म्ड फॉर हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड, तो कौन सा टेस्ट है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी के लिए किया जाएगा? पैच टेस्ट, पैट्रिक्स टेस्ट, पोस्ट क्वाइटल टेस्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा उस टेस्ट का नाम क्या है? तो वो है पैच टेस्ट, जिसमें बहुत सारे पैचेस हैं जो आपकी स्किन, कुछ ऐसी जो एलर्जिक, जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है उनको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा इंट्राडर्मली, एंड देन वहाँ पर पैचेस लगाए जाएंगे, तो क्या है? पैच टेस्ट। नेक्स्ट इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इज, तो यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या है? ऑप्शन में एंटीवर्जन, एंटीफ्लेक्शन, डॉर्सीवर्जन, डॉर्सीफ्लेक्शन, एंटीवर्जन, डॉर्सीफ्लेक्शन या फिर नन ऑफ दी अबव। नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर एबनॉर्मलिटी है वो पूछी जाती है। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो? ग्रीनिश डिस्कलरेशन, दैट मीन्स क्या है? लेनिगो, मेकोनियम, बर्निक्स या फिर हाइड्रोमनियोस। तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर यदि ग्रीनिश है तो क्या सिचुएशन है? मेकोनियम प्रेजेंट है, मेकोनियम स्टैंड प्रेजेंट है एमनियोटिक फ्लूइड में। नेक्स्ट इज several minutes after a vaginal delivery, nursing assessment reveals gush of blood from the client's vagina, umbilical cord lengthening, and a globular shaped uterus. Nurse should suspect which of the following condition। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 3 साइन बताए हैं नर्सिंग असेसमेंट में। गश ऑफ ब्लड है क्लाइंट्स की वेजाइना से, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग है, ग्लोबुलर शेप्ड यूट्रस है। तो क्या सिचुएशन है? PPH है, प्लेसेंटल सेपरेशन है, यूट्राइन इन्वोल्यूजन या फिर सर्वाइकल लेसरेशन है। तो ये तीनों साइन किसकी तरफ इशारा करते हैं? प्लेसेंटल सेपरेशन की तरफ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। ये तीनों साइन याद रखने हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथनिंग, जो वेजाइना में बहुत ज़्यादा ब्लड का इकट्ठा हो जाना, गश ऑफ ब्लड, और ग्लोबुलर शेप्ड यूट्रस। तो ये क्या है? प्लेसेंटल सेपरेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैज़ अ बैक्टीरियल ऑरिजन, दैट मीन्स कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? एक बैक्टीरिया। ऑप्शन में सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस या फिर स्कैबीज। तो जो यहाँ पर डिसीज़ है जिसका कॉज क्या है? बैक्टीरिया, तो वो है यहाँ पर सिफिलिस, जो कि ट्रिप्नोमा पैलिडियम से होगी, जो कि एक बैक्टीरिया है। ट्राइकोमोनियासिस क्या है? पैरासाइटिक ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनालिस से होगा।
एंड जो स्कैबीज है इचमाइट से होगी, हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा। नेक्स्ट इज localized edema or collection of fluid on the fetal scalp that develop during labor is known as। तो लोकलाइज्ड एडिमा होना, फीटल स्कैल्प के यहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट होना लेबर के टाइम पर है, क्या कहलाएगा? मोल्डिंग, कैपेट सक्सीडेनम, क्राउनिंग या फिर सेफेलो हेमेटोमा। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई हैं, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है और लोकलाइज्ड एडिमा है कहाँ पर? फीटल स्कैल्प में। तो ये क्या है? कैपेट सक्सीडेनम। यदि यहाँ पर ये चीज़ कही जाती कि क्या है, ब्लड का ऑक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा? सेफेलो हेमेटोमा, जो कि रिस्क रहता बेबी के लिए। बट यहाँ पर ओनली फ्लूइड का कलेक्शन और एडिमा कहा है, तो क्या है? कैपेट सक्सीडेनम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन एनटीडी। यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है बेबी को, तो मदर के ब्लड में कौन सा मार्कर प्रेजेंट होगा? अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एल्कलाइन फॉस्फेट या फिर अमीनो एसिड। तो एनटीडी डिफेक्ट है यदि बेबी को, तो मदर के ब्लड में जो बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्ट होगा वो क्या होगा? अल्फा फीटोप्रोटीन। यदि एएफपी लेवल हाई है तो क्या है? न्यूरल ट्यूब ये प्रेजेंट रहेगा, अल्फा फीटोप्रोटीन। बट यदि इसका जो नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा है तो क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और यदि यही वैल्यू कम है तो क्या है? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट इज, और जो एनटीडी है इसको प्रिवेंट करने के लिए कंसीव करने से लेके ही क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट इन सेफेलिक प्रेजेंटेशन। तो सेफेलिक प्रेजेंटेशन का कौन सा कॉमन पार्ट है जो सबसे पहले प्रेजेंट होगा? फूड, बर्टेक्स, बटक्स या फिर फेस। कॉमन सेफेलिक प्रेजेंटेशन क्या है? बर्टेक्स प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज कोलाज्मा विल अपीयर्स ऑन विच बॉडी पार्ट्स। तो कोलाज्मा है जो प्रेगनेंसी फेस मास्क कहा जाता है, तो बॉडी के किस पार्ट पे होगा? लिम्स, एब्डोमेन, चीक्स, नोज या फिर ब्रेस्ट एंड निपल्स। ब्रेस्ट और निपल्स में तो मॉन्टेगमरी ट्यूबरकल साइन देखने को मिलेंगे। एब्डोमेन और लिम्स के यहाँ पर जो स्टीरिया ग्रेविडेरम और स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे। बट बॉडी पार्ट पर कोलाज्मा कहाँ देखने को मिलेंगे? चीक्स, नोज, फोरहेड पर। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डेंजर साइन इन द एंटीपार्टम पीरियड। एंटीपार्टम पीरियड मतलब कि बिफोर डिलीवरी के पहले का जो पीरियड है, कौन से साइन है जो कि डेंजर साइन माने जाएंगे? वेजाइनल ब्लीडिंग, लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ब्लड विजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो साइन है यहाँ पर डेंजर साइन है वो सभी क्या हैं? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्लेम्प्टिक सीजर्स एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग प्रायोरिटी। तो एक्लेम्प्टिक सीजर्स के पेशेंट में कौन सी मेडिसिन हम देंगे? ऑप्शन में मेंटेन पेटेंट एयरवे, एडमिनिस्टर MgSO4, एट स्टार्ट IV फ्लूइड, होल्ड द पेशेंट टाइट। तो एक्लेम्प्टिक सीजर्स का पेशेंट है और यहाँ पर दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे। एक तो होगा MgSO4 को एडमिनिस्टर करना, दूसरा होगा पेटेंट एयरवे मेंटेन करना। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी पेटेंट, मेंटेन द पेटेंट एयरवे, एंड देन आफ्टर आप एडमिनिस्टर करेंगे MgSO4 एक्लेम्प्टिक फिट्स को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा? IgA, IgG, IgM या फिर IgE। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होगा? IgA। IgG ओनली क्या कर सकता है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बट ब्रेस्ट मिल्क में पूछा है तो IgA रहेगा। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। तो आफ्टर कंसेप्शन एंडोमेट्रियम के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? मायोमेट्रियम, प्रोमेट्रियम, डेसिडुआ या फिर नन ऑफ द अबव। तो आफ्टर कंसेप्शन क्या टर्म यूज़ होगा एंडोमेट्रियम के लिए? डेसिडुआ। नेक्स्ट इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरहेमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपरहेमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? प्रेगनेंसी में इनिशियल फेज में होने वाली वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस क्या है? हाइपरहेमेसिस ग्रेविडेरम में क्यों होगी? तो ये होती है HCG हार्मोन के लेवल के ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण, और ये जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही रहेगी, देन आफ्टर अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट इज नॉर्मल वेट ऑफ अ प्लेसेंटा एट टर्म इज। तो एक टर्म में प्लेसेंटा का वेट कितना होगा? 600 ग्राम, 900 ग्राम, 1/4 ऑफ द बेबी वेट या फिर 1/6 ऑफ द बेबी वेट। तो नॉर्मल प्लेसेंटा का जो वेट होगा एट टर्म में होता है 1/6 ऑफ द बेबी वेट। कितना? 1/6 ऑफ द बेबी वेट और 500 ग्राम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। नेक्स्ट सीरीज और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। और MP NHM का जो सिलेबस है उसका डेली एक एक टॉपिक है जो आपको कवर